साल से ज्यादा बीत चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अभी तक थमी नहीं है, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक बैठक अलास्का के लिए आयोजित होती है और ये बैठक दुनिया के दो सबसे बड़े राष्ट्रपति कहे जाने वाले व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच रखी जाती है। लेकिन इस मीटिंग से ठीक पहले अंदाजा इस बात को लेकर कि जिस देश का भाग्य ये दो राष्ट्रपति तय करने वाले हैं, उस देश में चल क्या रहा है। यूक्रेन की सेना चाहती है कि किसी भी स्तर पर जाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को कभी भी अपने देश की लड़ाई के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, खासतौर पर जमीन को लेकर। 3.5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। यूक्रेन की सेना ने अपना खूब खून बहाया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अपनी जमीन को बचा सके। लेकिन इस जमीन के एक सबसे बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है और खबरें इस बात को लेकर पक्की कि इस बार इसी क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच यानी अमेरिका और रूस के बीच बातचीत होगी और सहमति बन सकती है। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया वाले में आज बात रूस यूक्रेन की। दुनिया के उस कोने का जिक्र आज हम करेंगे जिसने पूरी दुनिया में तबाही ला दी। पिछले 3.5 से 4 सालों में पूरी दुनिया में वैश्विक राजनीति और समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन जंग का। अब इस जंग में एक और एलिमेंट तब ऐड हो गया जब अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुने गए। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए इस कसम के साथ कि वो रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर करा देंगे। सीज फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन ये इतना आसान होगा उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं था। अभी बस ट्रंप की एक ही कोशिश है, किसी भी तरह जल्द से जल्द सीज फायर हो जाए। आज भी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूस को लेकर सवाल पूछा जाता है, पुतिन के साथ होने वाली मीटिंग को लेकर पूछा जाता है, तो वो दो टूक कह देते हैं कि मेरी प्राथमिकता सीज फायर है। लेकिन ये सीज फायर किस बिना पर होगा? क्योंकि पुतिन पहले दिन से क्लियर है अपनी शर्तों के साथ। नेटो का विस्तार नहीं होगा, यूक्रेन में नेटो शामिल नहीं होगा। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी शर्त, जितने हिस्से पर रूस ने अब कब्जा कर लिया है वो रूस का होगा। यानी यूक्रेन का ये हिस्सा जो आप स्क्रीन पर भी लगातार देख रहे हैं, ये लाल हिस्सा अब रूस में शामिल हो जाएगा। इन शर्तों के साथ पुतिन ट्रंप के साथ मुलाकात करने वाले हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह भी कि रूस पर जितने भी प्रतिबंध लगे हैं, पुतिन पर भी जो प्रतिबंध लगे हैं, उन्हें तुरंत खत्म किया जाए। यहां ट्रंप बहुत ही ताव के साथ अलास्का में एक बहुत बड़ी मीटिंग का हिस्सा तो बनने वाले हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस नेटो की लड़ाई हो रही है, उस नेटो में अकेला अमेरिका तो नहीं है। नेटो में यूरेशियन देश भी शामिल हैं। क्या उनसे ट्रंप ने पूछा कि वो क्या करने वाले हैं, क्या प्लान रहेगा? क्योंकि खबरें तो बता रही हैं कि अमेरिका इस समय पूरे जोश के साथ इसी कोशिश में है कि सीज फायर हो जाए, फिर चाहे इसके लिए पुतिन की शर्तों को मांगना ही क्यों ना पड़े। अब यहाँ यूक्रेन कह रहा है कि हम इंटरचेंज करेंगे। अगर हमारा इतना हिस्सा रशिया ले रहा है तो उसे अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा यूक्रेन को देना होगा। जब लगातार रशिया यूक्रेन को लेकर, जमीन के टुकड़ों को लेकर बातचीत हो रही है, हिस्सों को लेकर बात हो रही है, तब सोचना चाहिए कि उस देश के लोग और सेना पर क्या बीत रही है जिन्होंने अपनों को बस यूं ही खो दिया। उस देश की सीमा की रक्षा के लिए, उस देश की सीमा के लिए जिसके लिए ये लड़ाई चल रही थी, यूक्रेन की अस्तित्व की लड़ाई, जिस पर इस समय खूब खून बह रहा है। लेकिन किसी के स्वाभिमान और अभिमान में क्या सब कुछ समझौते के तहत पूरा कर लिया जाएगा? Війна продовжиться, я не згоден з таким же. Моє мнення, я не згоден. Просто віддати стільки людей, загинуло, ви ж самі розумієте, скільки загинуло людей, щоб просто віддати. Кому віддати? За що віддати? Кожен же шлях до миру вирішується через перемовини. Тобто перемовини потрібні. Но я не можу сказати, що завтра по мгновению палочки буде мир. Такого не буде. अब जब यूक्रेन की सेना ये कह रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को शर्तों के साथ नहीं जाना चाहिए, तब ये समझना जरूरी है कि अब तक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की क्या कुछ गवा चुके हैं।
वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अब तक बहुत कुछ खोज चुके हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, इसके साथ साथ कई ऑयल रिफाइनरीज, साथ ही साथ खनिज से जुड़े हुए कई ऐसे समझौते उन्होंने अमेरिका के साथ कर लिए जिसका इंतजार ट्रंप को था। ट्रंप ने सत्ता में आते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ किया कि इस युद्ध में वो यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे अगर उन्होंने उनके साथ मिनरल डील को पक्का नहीं किया। वही मिनरल डील जिससे अमेरिका रातों रात मालामाल हो सकता है। यानी आने वाले कई सालों तक अमेरिका के लिए ये जो खनिजों की जरूरत है वो पूरी हो सकती है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा चीन की तरफ जाना पड़ेगा। अमेरिका की मिनरल्स की जरूरत, जिस पर इस समय ट्रंप का सबसे ज्यादा फोकस है। अगर यूक्रेन और रूस के बीच में डील हो जाती है, समझौता हो जाता है, युद्ध समाप्त हो जाता है, तो वह ऐसे ही तो रशिया को नहीं जाने देंगे। रशिया को ये हिस्सा दे देना और इस सीज फायर करा देना, पुतिन से सारे प्रतिबंध हटा देना, रूस पर से प्रतिबंध हटा देना, कुछ तो अमेरिका को चाहिए। और ये बात पहले ही साफ हो चुकी है कि अब ट्रंप की नज़र रूस के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर है, जिसे जोर देकर ट्रंप कहते हैं कि रशिया बहुत बड़ा है। रशिया ने अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर ली है, लेकिन अगर रशिया ठीक तरीके से अपना इस्तेमाल करे तो उसके पास अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने का बहुत बड़ा मौका है। समझ सकते हैं कि यहाँ भी ट्रंप की निगाहें इस समय रूस के खनिज भंडार पर है। बता दें, इस समय अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरतों को चीन से पूरा कर रहा है और चीन लगातार टैरिफ के दबाव से बचने के लिए इसे हथियार बनाकर ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स को बहुत कम, बहुत सीमित तरीके से एक्सपोर्ट करके या फिर सप्लाई चेन को अवरुद्ध करके वो बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को चोट पहुंचाई जा सके। नतीजन इसी सप्लाई चेन, इन्हीं खनिजों की आपूर्ति के लिए अभी तक अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना पर खुलकर एक्शन नहीं ले पाए हैं। खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। और इस बात को खुद ट्रंप ने भी स्वीकारा कि रूस को घुटने पर लाने के लिए और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने के मौके को तलाशने के लिए उन्होंने रशिया पर दबाव डाला। भारत, जो कि रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है, उस पर 50% टैरिफ लगाकर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश रूस पर हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने बयान में इस बात को स्वीकारा कि जिन देशों पर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया है और जो दुनिया में रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है, उस पर टैरिफ लगाकर पुतिन पर उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की, जिसके बाद पुतिन ने उनसे बात की और कहा कि वो बात करना चाहते हैं। They have tremendous potential in Russia to do well. They're not doing well. Their economy is not doing well right now because it's been very well disturbed by this. It doesn't help when the President of the United States tells their largest or second largest oil buyer that we're putting a 50% tariff on you if you buy oil from Russia. That was a big blow, and I haven't stopped there. I mean, look, I was all set to do things far bigger than that, but I got a call that they'd like to meet, and I'm going to see what they want to meet about. I'd like to see a ceasefire. ट्रंप का ये बयान बता रहा है कि वो इस समय आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वो ये भी जानते हैं कि इस समय किसी भी स्तर पर जाकर रूस के साथ बातचीत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए, वो भी तब जब वो बातचीत के लिए और सीज फायर के लिए लगातार रूस को वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि रूस अब क्या हासिल करने वाला है। 3.5 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। इतना तो बहुत साफ है कि जिस हिस्से पर अब तक रूस ने कब्जा कर लिया है अपनी सैन्य शक्ति के तर्ज पर, उसे हासिल कर लिया, उसे पुतिन जाने नहीं देंगे। अब तक हुई कई बैठकों में, चाहे वो यूएई की मदद से बातचीत हुई हो या फिर सऊदी की मदद से बातचीत हुई हो, उन तमाम बैठकों में, बातचीतों में ये बार बार सामने आया कि पुतिन अपनी शर्तों पर बने रहेंगे। जिस हिस्से पर इस समय रूस का कब्जा है वो रूस के पास रहेगा और इसके साथ साथ पुतिन अपने ऊपर और अपने देश पर लगे प्रतिबंधों को तुरंत खत्म करने की बात कहेंगे। और इससे भी बड़ी बात ये कि वो नेटो में यूक्रेन को शामिल नहीं होने देंगे और इसे लेकर एक पक्की डील उन्हें चाहिए। अब ये पॉइंट्स अगर पूरे होते हैं तो रूस शायद बाकी विकल्पों के साथ जाए,
लेकिन क्या इन सब में पश्चिमी देश शांत रहेंगे? पश्चिमी देशों से मेरा मतलब अमेरिका के अलावा यूरोप के बाकी वो देश जो लगातार यूक्रेन को अपना खुला समर्थन देते आए हैं और बार बार कहते आए हैं कि रूस ने यूक्रेन के हिस्से पर गलत तरीके से कब्जा किया है और वो दबाव वाली स्थिति में है और इसके लिए वो यूक्रेन को लगातार मदद देते रहेंगे और इसी मदद के आधार पर इस युद्ध को रोकने की कोशिश भी करेंगे। सीज फायर होगा तो पुरानी स्थिति पर लौटने के बाद। अब ऐसे में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये तमाम वो देश क्या करेंगे? नेटो क्या करेगा? वो नेटो जो भारत को 100% टैरिफ की धमकी दे रहा था कि भारत अगर तेल खरीदता रहेगा रूस से तो रूस को लेकर भारत पर अपने आप में नेटो देश 100% टैरिफ लगा देंगे। क्या अब वो ट्रंप की इस डील को मानने के लिए तैयार है? गुस्सा वहां भी है। यूरोप इसका विरोध कर रहा है। यूरोप भी इस बात को स्वीकार रहा है और कह रहा है कि किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में अमेरिका को नहीं आना चाहिए और वो जो 3.5 साल की लड़ाई यूक्रेन लंबे वक्त से लड़ रहा है उसे ताक पर नहीं रखना चाहिए। ऐसे में देखना होगा जब अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होगी तो इस मुलाकात के क्या समीकरण बनेंगे, वो भी तब जब अब तक हुई बातचीत विफल साबित हुई है। और खास तौर पर ज़ेलेंस्की क्या सीज फायर वाली पोजीशन में समझौता करने के लिए तैयार होंगे? सबसे बड़ा सवाल ये, वो भी अपने देश की भावनाओं को ताक पर रखकर। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद।